मिशन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं भारतीय नदियों के विषय में और जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में जो हमारी गंगा नदी है उसका क्या स्वरूप है। इस विषय को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो हम जब देखते हैं गंगा जी का जन्म कहाँ से हुआ है तो हम सबको ध्यान में आता है कि गंगा जी हमारी उत्तराखंड से निकली हुई हैं और 5 राज्यों से होती हुई हमारी गंगा जी आगे बढ़ती हैं। 5 राज्यों से प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती हैं और फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये हमारी हो गई विष्णु गंगा। विष्णु गंगा है ये हमारे सतोपथ ग्लेशियर से इसका जन्म हुआ है। सतोपथ ग्लेशियर से इसका जन्म हुआ है और ये हमारी है, ये नदी हमारी है धौली गंगा। इनका जन्म जो हुआ है वो कामेत की पहाड़ियों से हुआ है। ये दोनों जिस स्थान पर मिलती हैं वहां पर हमारा निर्मित होता है विष्णु प्रयाग। जिन स्थान पर मिलती हैं यहां पर निर्मित होता है विष्णु प्रयाग। ये हमारा है विष्णु प्रयाग। और फिर ये नदी हमारी कहलाती है जब यहां से आगे बढ़ती है, इसे हम जानते हैं अलखनंदा के नाम से। ये नदी हमारी क्या कहलाती है? अलखनंदा। ये हमारी पूरी नदी है। तो इसको इस प्रकार से देखें, इस पूरी नदी को हम अलखनंदा के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी नदी कहीं ना कहीं क्या है? अलखनंदा है ये। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये हमारी नदी कौन सी है? अलखनंदा इसे हम कहते हैं। अलखनंदा का निर्माण हो जाता है और इसी अलखनंदा नदी में, या इसको हम यूं लिख लें, इस प्रकार से अगर लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसे हम अलखनंदा कहते हैं, या इसे हम इस प्रकार से लिखें, ये हमारी अलखनंदा की धारा का निर्माण हो गया। अलखनंदा नदी हमारी बन गई और फिर इसी अलखनंदा में एक नदी आकर के मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है और ये कहीं ना कहीं आपको नंदा देवी इस पर्वत से इसका जन्म होता है। नंदा देवी से इसका जन्म होता है। इसे हम कहते हैं नंदाकिनी। और ये हमारी नंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है, इसी स्थल पर, इस स्थल पर कहीं ना कहीं किसका निर्माण होता है? नंद प्रयाग का निर्माण होता है। तो ये हमारा कौन सा प्रयाग है? ये हमारा नंद प्रयाग है। तो यहां पर हमारा बन जाता है नंद प्रयाग। और फिर इसी अलखनंदा नदी में एक नदी यहां से आकर के मिलती है। एक नदी और आकर के इसमें मिलती है अलकनंदा में। इसे हम कहते हैं पिंडार नदी। ये हमारी नदी है पिंडार नदी और इसका जन्म पिंडार की चोटी से होता है। ये हमारी पिंडार नदी है और ये जिस स्थान पर, इसे हम कहते हैं कर्ण गंगा भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है कर्ण गंगा। ये नदी जहां पर आकर के मिलती है, इस स्थान पर कहीं ना कहीं कर्ण गंगा इसका नाम है। इसीलिए इस स्थान पर किसका निर्माण होता है? कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। तो यहां पर हमारी नदी कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। तो हमारे 3 प्रयागों का निर्माण कैसे होता है, इस विषय को यहां पर हम समझ रहे हैं। तो हमारे 3 प्रयागों का निर्माण हो गया और 5 प्रयागों का कॉन्सेप्ट है। यहां आपकी बद्रीनाथ मंदिर से एक नदी निकलती है और यहां पर आपकी बद्रीनाथ की पहाड़ियों से कहीं ना कहीं आपकी एक नदी निकलती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर इसे कहते हैं। तो यहां से ये निकलती है चौराबाड़ी से और फिर ये नदी हमारी कहलाती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी है हमारी ये।
और ये मंदाकिनी नदी हमारी अलकनंदा की ये जो धारा चल रही है कंटिन्यू, निरंतर लगातार चल रही, इसी में आकर के मिल जाती है। और जब इसमें आकर के मिलती है तो जिस स्थान पर ये नदी हमारी मिलती है उस स्थान पर कहीं ना कहीं, इस स्थान पर एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं रुद्र प्रयाग। रुद्र माने भगवान शंकर रुद्रावतार हैं, तो ये हमारा रुद्र प्रयाग बन जाता है, क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर के पीछे से कहीं ना कहीं ये नदी हमारी मंदाकिनी निकलती है। और भगवान शंकर को रुद्र का अवतार कहा जाता है। भगवान शंकर कहीं ना कहीं जब समाज में अत्याचार, अनाचार, पापाचार ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, ऐसी प्रवृत्तियों की प्रबलता होती है, तब भगवान शंकर अपने तृतीय नेत्र को क्या करते हैं, खोलते हैं और तमाम प्रकार की गलत प्रवृत्तियों का कहीं ना कहीं क्या करते हैं, शमन करते हैं, नाश करते हैं। इसीलिए भगवान शंकर को रुद्रावतार माना गया है। और ये नंदाकिनी नदी जहां से निकलती है वो बद्रीनाथ है, भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंगों में इसका स्थान है। और इसी मंदिर के पीछे से निकलती है नदी, और जिस स्थान पर आकर के ये अलकनंदा से मिलती है वहां पर कहीं ना कहीं किसका निर्माण होता है, रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। फिर यहां से हमारी नदी निकलती है जिस नदी को हम भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी को हम भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। ये नदी हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इस प्रकार से आप देखें गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके नदी हमारे आगे बढ़ती है। इसी में भिलंगना नदी आकर के मिलती है, भिलंगना नदी आकर के मिलती है। और जिस स्थान पर आकर के भिलंगना नदी इसमें मिलती है उस स्थान पर कहीं ना कहीं भिलंगना नदी आकर के मिलती है। और ये हमारी भिलंगना नदी जिस स्थान पर आकर के मिलती है उसी स्थान पर आपका टिहरी बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है, टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। और यही भागीरथी नदी आगे बढ़ती है क्रमशः, और आगे बढ़कर के ये नदी किसमें आकर के मिलती है, ये नदी हमारी आकर के मिलती है अलकनंदा की धारा में। और ये नदी जब हमारी अलकनंदा की धारा में आकर के मिल जाती है, यहां पर आकर के हमारी अलकनंदा की धारा में मिल जाती है, तो यहां पर निर्माण होता है देवाधिदेव, देवों के देव, देव प्रयाग का यहां पर निर्माण होता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो किस का निर्माण होता है, देव प्रयाग का निर्माण होता है इस स्थान पर। तो यहीं पर हमारा बनता है देव प्रयाग। ये हमारा देव प्रयाग है जहां पर हमारी कौन सी नदी, भागीरथी नदी और हमारी अलकनंदा की धारा जो परस्पर धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से हमारी अलकनंदा की धारा बनी थी, वो क्रमशः आकर के ऐसे मिल जाती है इस नदी में और चार प्रयागों का निर्माण करती है। और जब इस नदी से मिलती है तो कहीं ना कहीं पंच प्रयागों का निर्माण क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पंच प्रयागों का निर्माण यहां पर हम सबको देखने को मिलता है। तो ये हमारे पंच प्रयाग हैं, जिसमें सबसे पहला प्रयाग हमारा, इसको ऑर्डर से अगर व्यवस्थित करने के लिए आ जाए तो हमारा विष्णु प्रयाग है। उसके बाद हमारी नंदाकिनी नदी जहां पर आकर के हमारी अलकनंदा से मिलती है वहां पर हमारा नंद प्रयाग बनता है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पिंडार नदी या कर्ण गंगा जहां पर आकर के मिलती है, उस नदी पर अलकनंदा में आकर के मिलती है, वहां पर कर्ण प्रयाग बनता है। और फिर हमारी मंदाकिनी नदी, कई बालिकाओं का नाम मंदाकिनी होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी मंदाकिनी नदी आकर के भगवान शंकर के बद्रीनाथ मंदिर के पीछे से निकलती है और आकर के कहां पर मिलती है, आकर के मिल जाती है आपकी इस नदी में, आपकी अलकनंदा में आकर के मिल जाती है। और जब ये आकर के आपके अलकनंदा में मिल जाती है तो यहीं पर आपका देव प्रयाग बनता है। तो ये आपका कौन सा प्रयाग है, देव प्रयाग है। इस बात को सभी को ध्यान में रखना है, ये आपका देव प्रयाग है। तो इस प्रकार से ये बात ध्यान में रखनी है। और प्रयागों का राजा अगर हम देखें, सभी पंच प्रयागों का राजा प्रयागाधिपति का कोई पद प्राप्त करता है तो आपकी
प्रयागराज है, आपका प्रयागराज सभी पंच प्रयागों का भी राजा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारे ये पंच प्रयागों का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये नदियां क्या करती हैं, पंच प्रयागों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से सतोपंथ ग्लेशियर, कामेर से धौली गंगा निकलती है, दोनों विष्णु प्रयाग में आकर के मिलती है, अलकनंदा बनती है, नंदाकिनी मिलती है आकर के। फिर आपकी कौन सी नदी, पिंडार नदी आकर के मिल रही है, उधर से मंदाकिनी नदी आकर के मिल रही है। फिर कहीं ना कहीं भागीरथी विलंगना उधर से चली आ रही हैं, और आकर के जब नदियां मिल जाती हैं तो देवप्रयाग से, और यही देवप्रयाग से आपके गंगा जी का नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है। इसके पहले गंगा इनका नाम नहीं होता है, तो यहां पर इनका नाम गंगा पड़ता है। और जब ये नदी हमारी पहाड़ों में होती है, हमारे पर्वतराज हिमालय में होती है, तो यह नदी बिल्कुल एकदम रेखा की तरह दिखाई देती है, जैसे कोई श्वेत धारा चल रही हो, ऐसा प्रतीत होती है। लेकिन यह नदी जब मैदानों में आती है तो ये बोर्ड बोजम्ड हो जाती है, इसका वक्षस्थल चौड़ा हो जाता है, तो ये विशाल रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से ये बात ध्यान में रखना है। तो यहां हरिद्वार से ये नदी आपकी कहां पर प्रवेश करती है, मैदानों में प्रवेश करती है हरिद्वार से। तो यहां पर ये नदी आपकी हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करती है, हरिद्वार से आपकी नदी मैदानों में प्रवेश करती है, और हरिद्वार से होते होते क्रमशः ये नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़कर के ये नदी कहीं ना कहीं बिजनौर के पास से आपके उत्तर प्रदेश, आपकी उत्तम प्रदेश, आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, बिजनौर है, और इसी बिजनौर नामक स्थान से ये नदी आपकी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के ध्यान में रखना है कि हमारी गंगा जी का जन्म आखिर कैसे होता है, हमारी गंगा जी का निर्माण आखिर कैसे होता है, कौन कौन सी नदियां मिलकर के परस्पर प्रयागों का निर्माण करती हैं। यहां से आपसे प्रश्न आ सकता है कि विष्णु प्रयाग के निर्माण में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि देवप्रयाग के निर्माण में प्रमुख रूप से कौन सी नदी शामिल है। तो यहां पर कहीं ना कहीं भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा जब आपस में मिलती है तो वहां पर हमारा देवप्रयाग बनता है। तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे ये आपके पंच प्रयाग हैं, इनका शास्त्रों में, धार्मिक शास्त्रों में विशेष महत्व है इन पंच प्रयागों का, इन पंच प्रयागों का विशेष महत्व है। तो ये हमारे पंच प्रयाग हैं, 1 2 3 4 और 5 प्रयाग हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पंच प्रयाग बनते हैं। अब हमारी गंगा जी कैसे, कहां से निकलती हैं, आइए इसको हम देखते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे थे, पंच प्रयागों का विवरण देख रहे थे, जिसके दौरान हम देखने का प्रयास कर रहे थे हमारे पंच प्रयागों का निर्माण आखिर कैसे होता है, हमारे पंच प्रयाग आखिर कैसे बनते हैं। अब यहां से गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी गंगा जी निकलती है, यहां गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी गंगा जी ऐसे निकलती है गंगा जी, संपूर्ण भारत को समृद्ध बनाने के लिए निकलती है, संपूर्ण भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, धन धान्य से संपन्न बनाने के लिए गंगा जी यहां से निकलती हैं। तो यहां से गंगोत्री ग्लेशियर से इनका जन्म होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी गंगा जी निकलती हैं, और फिर गंगा जी आगे बढ़ती हैं, और जब गंगा जी यहां पर आगे बढ़ती हैं तो इसमें एक नदी आकर के मिलती है, यहां पर एक नदी आकर के मिलती है, इस नदी को हम कहते हैं रामगंगा, इस नदी का नाम है रामगंगा। ये रामगंगा नदी आके कन्नौज के पास आकर के मिल जाती है। तो इस तरीके से ये रामगंगा, फिर अगली नदी यहां पर आपकी निकलती है जिसे हम गोमती नदी के नाम से जानते हैं, और इस गोमती नदी का जो जन्म होता है वो कहीं ना कहीं फूलर झील से होता है। फूलर झील है पीलीभीत जिले में, पीलीभीत जिले में आपके मैदानी इलाके में एक फूलर झील है, और इसी फूलर झील के पास से कहीं ना कहीं इसका जन्म होता है, इसका जन्म होता है। और ये नदी आगे बढ़कर के आके गाजीपुर के पास,
गाजीपुर के पास कहीं ना कहीं आकर के ये कहां पर मिल जाती है, गंगा जी में मिल जाती है। और फिर यहां पर एक नदी आपकी होती है जिसे हम लोग जानते हैं काली नदी, जिसका जन्म नेपाल में होता है। करनाली नदी, काली नदी है हमारी ये। और यहां पर हमारी जो नदी है वो हमारी करनाली नदी है, और इसे हम कहते हैं शारदा। इसका एक अन्य नाम शारदा है और इसका नाम है घाघरा। ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं और इनके मिलने के बाद ही इस नदी को हम लोग कहीं ना कहीं किस नाम से जानते हैं, इस नदी को हम लोग जानते हैं घाघरा नदी के नाम से। इस नदी का नाम क्या है, घाघरा नदी है। और इस प्रकार से आपकी घाघरा नदी आगे बढ़ती है। इसी घाघरा नदी को, और इसका जन्म कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो नेपाल की ऊंचाई वाले स्थान से होता है। और ये घाघरा नदी क्रमशः आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ करके ये नदी आप देखेंगे तो आपकी छपरा के आसपास आकर के, आपके छपरा जिला घर बात तो काहे बात का डरबा, छपरा जिला के आसपास आकर के ये कहां पर मिल जाती हैं, गंगा जी में आकर के मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से नदी आपके आकर के गंगा जी में मिल जाती है, काली नदी। और फिर यहां पर आप लोग देखेंगे आपकी जो दूसरी नदी है, इस नदी को हम जानते हैं गंडक नदी, गंडक नदी। और ये गंडक नदी आकर के आपके कहां पर मिल जाती है, ये भी आपके कहीं ना कहीं नेपाल की ऊंचाई वाले स्थान से इसका जन्म होता है। और ये हमारी नदी है गंडक नदी। और ये आकर के यहां पर देखेंगे तो आप सोनपुर के पास आकर के गंगा जी में मिल जाती है। कहां पर, सोनपुर के पास आकर के गंगा जी में मिल जाती हैं। और हमारी दूसरी नदी है यहां पर देखेंगे तो हमारी कोशी नदी है, कोशी नदी है हमारी, ये से हम कहते हैं कोशी नदी। ये हमारी कोशी नदी है। कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है किस नदी को, कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह आपकी सोन नदी है, सोनपुर। तो यहां पर सोनपुर का पशु मेला पूरी दुनिया में फेमस है, संपूर्ण एशिया में यह फेमस है पशु मेले के तौर पर, यह सोनपुर है। और यह हमारा है कुर्सेला, यह हमारा है कुर्सेला। और कुर्सेला के पास ये नदी आकर के कहां पर मिल जाती है, कोशी नदी यहां पर आकर मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारी गंडक नदी, हमारी कोशी नदी इन इन स्थानों से जन्म लेकर के सब कहां पर जन्म लेती हैं, नेपाल में। सभी का जन्म नेपाल की पहाड़ियों में होता है, ऊंचाई वाले स्थान से जन्म लेकर ये सब भारत में प्रवेश करती है। तो इस विषय को यहां पर बिल्कुल ध्यान में रखना है, नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के। और यहां यमुनोत्री ग्लेशियर आप देख रहे हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर से हमारी एक नदी जन्म लेती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी इसे हम जानते हैं। इसे हम गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। यह हमारी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये बहुत सम्मानित नदी है। और इस नदी को हम कहते हैं यमुना नदी। यमुना जी का जन्म होता है, यमुना नदी है जिसके तट पर कान्हा ने क्या किया था, रास रचाते थे भगवान श्री कृष्ण इसी नदी के तट पर। और यह नदी हमारी वृंदावन से होते हुए आगे बढ़ती है, वृंदावन की कदम्ब की डालियों को स्पर्श करती हुई यह नदी आगे बढ़ती है, श्यामल कालिंदी भी से कहते हैं। ये नदी हमारी आगे बढ़ती यमुना नदी, और प्रयागराज के पास आकर के यहां पर क्या हो जाती है, प्रयागराज के पास आकर के ये नदी मिल जाती है। किस में मिल जाती है, गंगा जी में आकर के मिल जाती है नदी हमारी। और फिर यहां पर अमरकंटक की पहाड़ियों के पास, अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से एक नदी हमारी जन्म लेती है, अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से एक नदी हमारी जन्म लेती है। अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से हमारी एक नदी जन्म लेती है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जन्म लेती है हमारी नदी ये।
और फिर ये नदी कहीं ना कहीं हमारी आकर के यहां पटना पटना में आकर के ये हमारी नदी मिल जाती है कहां पर? गंगा जी में। तो ये आपकी राजधानी है पटना। किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। और फिर हमारी ये सोन नदी इसी पटना में जाकर के मिल जाती है। किसमें? हमारी गंगा जी में जाकर के मिल जाती है। और गंगा नदी को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक लिविंग क्रीचर माना है, एक जीवित संरचना माना है। इसलिए गंगा जी का अनादर हम सभी लोग नहीं कर सकते हैं और हमें करना भी नहीं चाहिए। क्यों? और गंगा जी में प्रदूषण अगर हम फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अभियोग के भागीदार होंगे, क्योंकि गंगा जी को क्या माना गया है? लिविंग क्रीचर माना गया है, जीवित आत्मा के रूप में इसे संबोधित किया गया है। और यहां पर हमारी एक नदी आकर के मिलती है, उस नदी को हम कहते हैं महानंदा। महानंदा नदी है हमारी। ये नदी हमारी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से जन्म लेती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में इसका जन्म होता है और वहां से ये नदी हमारी प्रवाहित होते हुए ये यहां पर आकर के कहीं ना कहीं आपके फरक्का बैराज के पास, ये नदी आपका यहां पर कौन सा बैराज है? फरक्का बैराज। इस फरक्का बैराज के पास ये नदी आकर के कहां पर मिल जाती है? गंगा जी में आकर के मिल जाती है। इसे हम गंगा जी कहते हैं इन्हें, क्योंकि एक लिविंग क्रीचर हैं और इनका धार्मिक रूप से बहुत बड़ा महत्व है। तो गंगा जी में आकर के मिल जाती हैं और इसी फरक्का बैराज के पास से ये नदी यहां पर कहां पर प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है हमारी गंगा। और फिर यहां से एक नहर निकाली गई है जिसे हम हुगली कहते हैं, और हुगली हमारे कोलकाता शहर, यहां पर कोलकाता शहर, कोलकाता शहर हमारा जो है वो इसी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हमारी हुगली नदी हुई ये। कौन सी नदी? हुगली नदी हुई। और इस नदी को हम लोग जब ये पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश में यहीं से प्रवेश कर जाती है, तो इस नदी को वहां के लोग प्यार से पद्मा कहते हैं, पद्मा के नाम से संबोधित करते हैं। पद्म मीन्स सोना, सोना, अर्थात ये नदी हमारी सोने की नदी है, गोल्डन रिवर है। क्योंकि ये नदी जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो पश्चिम बंगाल को धन धान्य से क्या कर देती है? संपन्न बना देती है। और इस कारण से इसे हम सोने की नदी कहते हैं पश्चिम बंगाल के लोग, बांग्लादेश के लोग। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, और जिन्होंने भारत का भी राष्ट्रीय गान लिखा रविंद्रनाथ ठाकुर ने। और वही रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहीं ना कहीं आपके बांग्लादेश का भी लिखते हैं, और वो लिखते हैं अमार सोनार बंगला, हमारा सोने का बंगला। तो यहां पर हमार सोनार बंगला अर्थात बांग्लादेश के लोग किसी भी अच्छी चीज की तुलना या उपमा कहीं ना कहीं सोने से देते हैं। तो गंगा जी का जो सम्मान आपके भारत में है, वही सम्मान बांग्लादेश के लोग करते हैं बांग्लादेश में। और ये गंगा जी मात्र भारत को ही नहीं, बांग्लादेश को भी धन धान से संपन्न बनाती हैं। इसी कारण से बांग्लादेश के राष्ट्रगान में है अमार सोनार बंगला, हमारा सोने का बंगला। तो यहां पर कहीं ना कहीं सोने से तुलना पश्चिम बांग्लादेश के लोग करते हैं। तो ये बातें सभी विद्यार्थी को यहां पर ध्यान में रखना है। इसी कारण से इस नदी का नाम है सोने की नदी, गोल्डन रिवर। ये हमारी गोल्डन रिवर है। और फिर यहां पर कहीं ना कहीं हम देखें रामगंगा आकर के कन्नौज के पास मिल जाती है, और फिर फूलर पीलीभीत से जन्म लेकर के आपके गाजीपुर के पास आकर के मिल जाती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से जन्म लेने के बाद ये नदी आके ग्लेशियर के बाद से जन्म लेकर के नदी आकर के आपकी यहां पर मिल जाती है। तो इस प्रकार से नदियों का यहां पर कहीं ना कहीं विकास होता है। तो यहां से इस प्रकार से नदियां आगे बढ़ती है क्रमशः, और आपकी गंगा जी अंतरराष्ट्रीय रिवर हैं। ये दो राष्ट्रों में होकर के प्रवाहित होती हैं। इनका पहला राष्ट्र है भारत
और दूसरा राष्ट्र है बांग्लादेश। और 2525 किलोमीटर कहीं ना कहीं ये क्या करती हैं, अपना प्रवाह क्षेत्र तय करती हैं। इतना लंबी प्रवाहित होती है ये, और फिर कहीं ना कहीं ये 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती हैं। 5 स्टेट को कवर करती हैं उत्तर भारत के। उसमें से जो हमारा पहला स्टेट है जहां इनका जन्म होता है, वो स्टेट कहीं ना कहीं आपका उत्तराखंड है। और फिर उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर उत्तर प्रदेश के बाद ये नदी हमारी बिहार में प्रवेश करती है। और फिर बिहार में बिहार करते हुए आगे बढ़ते हुए ये नदी हमारी झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड के साहिबगंज एरिया से थोड़े से भाग में ये नदी हमारी प्रवाहित होती है। फिर ये नदी हमारी प्रवेश कर जाती है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है हमारी नदी ये। फिर ये नदी पश्चिम बंगाल से होते हुए अमार सोनार बंगला वाले प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अमार सोनार बंगला सोने के बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और इस नदी को गंगा जी के नाम से नहीं, वहां पर पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के 5 राज्यों से होकर के ये नदी प्रवाहित होती है। 5 राज्यों से होकर के इसका प्रवाह क्षेत्र बनता है। और फिर यहां पर आप देखेंगे तो आपकी रामगंगा पीलीभीत से ये नदी गाजीपुर के पास, फिर यहां से काली और कर्णाली नदी आकर के घाघरा, और इस घाघरा को अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा ने इसका नामकरण क्या कर दिया है, सरयू नदी कर दिया है। अब सभी आधिकारिक दस्तावेजों में इस नदी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश किस नाम से दर्शाएगा, सरयू नदी। अभी तक इसको केवल अयोध्या में ही सरयू कहते थे, लेकिन अब इस पूरे घाघरा को कहीं ना कहीं घाघरा नहीं, सरयू नदी के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। फिर हमारी गंडक नदी है। गंडक नदी पर आपके भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज बनने जा रहा है। सबसे लंबा नदी ब्रिज आपकी गंडक नदी पर प्रस्तावित है। ये कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, यह भारतीय क्षेत्र निगम के माध्यम से इसे क्या किया गया है, बनाने का प्रस्ताव है अभी। ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज होगा गंडक नदी पर, और ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक वरदान साबित होगा, और बिहार को शेष उत्तर भारत और इस तरीके से गंडक नदी पर। और फिर हमारी जो अगली नदी है यहां पर कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये सैडो जोन है बिहार के लिए, बिहार के लिए अभिशाप है, क्योंकि यह विश्व में अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विश्वविख्यात है। कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करती है। दरअसल ये ऊंचाई वाले स्थान से आती है, और जब नेपाल के तराई और फिर उत्तर प्रदेश यहां पर प्रवेश करती है बिहार में, तो नीचा स्थान मिलता है। तो ये नदी एक एक जिले को ही अपने मार्ग को पूरा बदल देती है। पता लगा प्रयागराज से बह रही है, बहने लगी कौशाम्बी से, बहने लगी प्रतापगढ़ से, अपने पूरे के पूरे एक जिले को ही चेंज कर देती है। आप कल्पना कर सकते हैं, जहां पर आदिवासी बस्तियां होंगी, आकस्मिक रूप से वहां नदी बहने लगे तो मानवीय सेटलमेंट्स तहस नहस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कहीं ना कहीं वहां के मानवीय सेटलमेंट्स तहस नहस हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये बातें हम सबको ध्यान में रखना है। यहां पर ऐसा कहीं ना कहीं हम सबको देखने को मिलता है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। ये मार्ग परिवर्तन करती रहती है हमेशा। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं मार्ग परिवर्तन करती है, और जिससे सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, ये सारे के सारे जिले बिहार की बाढ़ से क्या रहते हैं, प्रभावित रहते हैं। इसी कारण से इस नदी को बिहार का हम क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। और फिर यहां पर हमारी एक नदी है जिसे हम कहते हैं, जो व्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, इस नदी को हम कहते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी, और ये दामोदर नदी व्रंश घाटी में, झारखंड से इसका जन्म होकर के व्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए, नागपुर के पठार से इसका जन्म होकर के व्रंश घाटी में प्रवाहित होते होते ये हुगली नदी में आकर के मिल जाती है। हुगली नदी में अपने जल को क्या कर देती है, गिरा देती है। और फिर यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे गंगा जी
एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। ये हमारा कौन सा डेल्टा है? ये हमारा सुंदरबन का डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा है ये। तो इस प्रकार से हमारी गंगा जी एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम सुंदरबन के डेल्टा के तौर पर जानते हैं। सुंदरबन का डेल्टा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसी पद्मा नदी में एक नदी आकर के मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर जिसे जमुना कहते हैं, जिसे जमुना कहते हैं बांग्लादेश के लोग। और ये जमुना और पद्मा में एक संयुक्त धारा आकर के मिलती है, जिसे हम मेघना कहते हैं, या जिसे बाराक नदी कहा जाता है। और फिर इस गंगा जी का नाम, पद्मा का नाम, जमुना का नाम मेघना हो जाता है। और मेघना ही अंतिम तौर पर सुंदरबन के डेल्टा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है अंतिम रूप से मेघना नदी। अगर आपसे कभी एग्जामिनर जानने का प्रयास करें कि हमारी कौन सी नदी सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है, तो नदी है हमारी मेघना। क्योंकि अंतिम रूप से गंगा जी का नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा। अमार सोनार बंगला रविन्द्रनाथ ठाकुर कहीं न कहीं बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान को लिखते हैं और भारत के भी राष्ट्रीय गान को लिखते हैं। और 1913 में इस महान व्यक्तित्व के धनी ज्ञानी साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार से आभूषित किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो कहीं न कहीं दो राष्ट्रों का राष्ट्रीय गान लिखने वाला व्यक्ति कितना महान हो सकता है, इस विषय को कहीं न कहीं हमको ध्यान में रखना है। और फिर ये हमारा सुंदरबन का डेल्टा यहां पर बन जाता है। और इस तरीके से हमारे सुंदरबन के डेल्टा में बहुत सारे हरी भरी चीजें हैं, बहुत सारी जैव विविधता है यहां पर। तो हमारी डेल्टा का निर्माण कौन करता है? यही हमारी नदी करती है। मेघना नदी अंतिम रूप से हमारी डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हमारी नदी 2525 किलोमीटर प्रवाहित होते होते और आकर के ये गंगा जी में यहां पर आकर के समुद्र में गिरा देते हैं अपने जल को। कोई भी नदी हो, जैसे आपके जीवन की अवस्थाएं होती हैं, वैसे हमारी नदियों की भी जीवन की क्या होती हैं? अवस्थाएं होती हैं। जैसे आप लोग शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, फिर कहीं ना कहीं आप लोग वृद्धावस्था की तरफ गमन करते हैं। उसी तरीके से हमारी नदियों की अवस्थाएं होती हैं। जब हमारी नदियां पहाड़ी वाले भागों में होती हैं, तो ये हमारी नदियों की युवावस्था होती है। और फिर हमारी नदियां जब मैदानी भागों में आती हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारी नदियों की प्रौढ़ावस्था होती है। और जब हमारी नदियां कहीं ना कहीं जब अपने डेल्टा का निर्माण करती हैं, अंतिम रूप से समुद्र में मिल रही होती हैं, तब हमारी नदियां वृद्धावस्था में आ जाती हैं। उस दौरान कहीं ना कहीं हमारी नदियों में शक्ति नहीं बचती है, अपने साथ लाए गए मलबे को कैरी ऑन नहीं कर सकती हैं, नहीं ले जा सकती हैं। और फिर ला करके वो सारे के सारे मलबे को डेल्टा के रूप में यहां पर क्या कर देती हैं? यहां पर गिरा देती हैं डेल्टा के रूप में। और इसी कारण से कहीं ना कहीं समुद्रों में डेल्टा का निर्माण होता है। नदियां अपने साथ लाए गए अवसाद को यहां पर ला करके इकट्ठा कर देती हैं। जब नदियां अपने साथ लाए गए अवसाद को इकट्ठा कर दी, तो यहां पर एक डेल्टा रूपी संरचना का निर्माण हुआ, जिसे हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तो ये बात सबको ध्यान में रखना है कि सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। और हमारा सुंदरबन का डेल्टा मात्र भारत में ही नहीं है, ये इसका विस्तार बांग्लादेश में भी है। तो सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। नॉट इंडिया, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ये। और इसका 60% भाग जो है आपका, 60% भाग इसका बांग्लादेश में है। इस डेल्टा का 60% भाग बांग्लादेश में है और 40% भाग कहीं ना कहीं कहां पर पाया जाता है? भारत में पाया जाता है, आपके महान भारत में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी सुंदरबन के डेल्टा है। और यहां पर जैव विविधता क्या पाई जाती? अधिक। जैव विविधता की अगर हम बात करें, तो यहां पर हमारी जो जैव विविधता पाई जाती है वो अधिक पाई जाती है। और आपका बंगाल टाइगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बंगाल टाइगर जो पाया जाता है, इसी सुंदरबन के डेल्टा में आपका बंगाल टाइगर
पाया जाता है। आपका बंगाल टाइगर कहां पाया जाता है? सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है। तो यहां पर आपका बंगाल टाइगर पाया जाता है। बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? तो यहां पर कहीं ना कहीं बंगाल टाइगर के नाम से सौरव गांगुली को जाना जाता है। सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। ये बंगाल टाइगर कहां पर पाया जाता है? ये कहीं ना कहीं आपके यहीं पर पाया जाता है, इसकी प्रजाति बंगाल टाइगर की। और आपके जो बब्बर शेर होते हैं, जिनके यहां गले पर बाल होता है, ये बब्बर शेर अगर आपके कहीं पाए जाते हैं तो गुजरात की गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये बात ध्यान में रखना है। इसी कारण से आप लोग मोदी को बब्बर शेर की तुलना करते हैं, मोदी जी की। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो यहां पर कहीं ना कहीं टाइगर, जो हमारा बंगाल टाइगर पाया जाता है, वो बांग्लादेश, इसकी तुलना किससे की जाती है? सौरव गांगुली, सौरव गांगुली की तुलना की जाती है बंगाल टाइगर से, उपमा दी गई है उनको। और मोदी जी को जो उपमा दी गई है वो कहीं ना कहीं किसकी दी गई है? बब्बर शेर। ये बब्बर शेर आपके कहां पर पाए जाते हैं? गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी नदी आपकी यहां पर ध्यान में रखना है। ये नदी की हमारी युवावस्था है, ये नदी का मध्यांतर भाग हमारी प्रौढ़ावस्था है, और यहां पर कहीं ना कहीं हमारी वृद्धावस्था में नदी अपने साथ लाए गए मलबे को पाट देती है लाकर, जहां पर डेल्टा का निर्माण होता है, एस्चुरी का निर्माण होता है। तो हमारी नदियों की भी अपनी अवस्थाएं होती हैं। हम नदियों को 3 अवस्थाओं में क्या करते हैं? विभक्त करते हैं, बांटते हैं नदियों को 3 अवस्थाओं में। तो इस प्रकार से हम लोग आज गंगा जी का अध्ययन कर रहे थे, जिसके दौरान हमने पंच प्रयागों को देखा, और फिर हमने देखा कि गंगा जी कैसे कैसे किन राज्यों से होकर के, किस प्रकार से ये अंतरराष्ट्रीय नदी है, और किन किन 5 राज्यों से होकर के जाती हैं। ये कहीं ना कहीं आपके झारखंड से बहुत छोटे से एरिया में साहबगंज जिले को छूती हुई आगे बढ़ती हैं। इनका सबसे ज्यादा अगर प्रवाह क्षेत्र है तो आपके उत्तर प्रदेश में है। आपके उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। तो यहां पर गंगा जी आगे बढ़ती हुई बिजनौर के पास से आपके उत्तर प्रदेश में गंगा जी प्रवेश करती हैं। और फिर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक धुरी है, केंद्र है। आपका कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश भारत का हृदय स्थल है। ये जितने भी ईश्वर का जन्म हुआ, आप राम, कृष्ण, भगवान बुद्ध, महावीर, सारे के सारे कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश का बहुत विशिष्ट स्थान है। अगर दिल्ली का रास्ता कहीं से होकर के जाता है तो आपके लखनऊ से होकर के जाता है, आपके उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। तो इस कारण से राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आपका उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहां पर ये नदी हमारी बहते हुए आगे बढ़ती है। और फिर इस तरीके से आप देखें, काली करनाली नदी, घाघरा, घाघरा का नाम बदल करके सरयू नदी कर दिया गया है। अब इसे सब लोग सरयू नदी के नाम से पुकारें। ऐसा उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने पारित किया कि अब सारे सरकारी अभिलेखों में घाघरा नदी का कोई जिक्र ही नहीं होगा। अब इसका नाम क्या होगा? सरयू नदी। क्योंकि ये नदी भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है, जो भारत की विशाल आस्था के प्रतीक हैं, भारत की सभ्यता के प्रतिनिधि पुरुष हैं। तो उनसे नदी या जुड़ा, नाम जुड़ा होने के कारण ऐसा उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने पारित किया। तो ये हमारी सरयू नदी है। तो हमारी सरयू नदी इस प्रकार से आगे बढ़ती है और फिर यहां आप क्या करके छपरा में क्या हो जाती हैं? विलीन हो जाती हैं गंगा जी में। छपरा जिला घरबा तो काहे बात का डरबा। तो छपरा के लोग बहुत ज्यादा इस प्रकार से ध्यान में रखना है। और फिर यहां पर हमारी सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से जन्म लेकर के आगे बढ़ती है और बिहार की राजधानी पटना में जाकर के मिल जाती है। फिर हमारी गंडक नदी, जहां पर दुनिया का सबसे नहीं, दुनिया का नहीं, भारत का सबसे बड़ा ब्रिज बनने वाला है। अभी सब भारत का सबसे बड़ा ब्रिज लोहित नदी पर है,
जिसे हम ढोला सदिया ब्रिज के नाम से जानते हैं या भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से जानते हैं, वही ब्रिज उसका नंबर तोड़ने वाला है। वो 9.15 किलोमीटर है। ये कहीं ना कहीं उसे लंबा बनाए जाने का प्रोजेक्ट है। भारतीय परिवहन मंत्री, भारतीय लोक निर्माण विभाग ने, मंत्री ने इसका प्रस्ताव पारित कर दिया है और कहीं ना कहीं हनाई इस पर काम करना शुरू कर दिया है और जल्द ही गंडक नदी पर यह ब्रिज बन करके क्या होगा, तैयार होगा। इसे भारत सरकार बना रही है। बिहार सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वो इतने बड़े ब्रिज का निर्माण कर पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी ने बिहार के लिए अपना पिटारा खोल दिया है और ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज वहां पर बनने जा रहा है हनाई के माध्यम से, और फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, और फिर यहां पर आपकी कोसी नदी है जिसका जन्म नेपाल की ऊंचाई वाले स्थान से होता है और ये फिर प्रवाहित होते होते आपके आती है, आगे बढ़ती है और फिर ये आपकी नदी प्रवाहित होगी और फिर कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, ये सारे के सारे जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं बिहार में और ये कुर्सेला नामक स्थान पर आकर के मिल जाती है। गंडक नदी सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला उस स्थान पर आकर के मिलती है और इस प्रकार से दार्जिलिंग में जन्म लेकर के महानंदा, फरक्का बैराज, बांध का छोटा भाई बैराज होता है, तो इस फरक्का बैराज में आकर के मिलती है। इसी फरक्का बैराज से एक हुगली नदी बनाई गई है, कोलकाता शहर जिसके किनारे बसा हुआ है। इसी में आकर के आपकी एक नदी मिलती है दामोदर नदी, दामोदर नदी, और ये दामोदर नदी आकर के इसमें मिलती है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। और फिर कहीं ना कहीं आप देखिए पद्मा नदी, इसी गंगा जी को कहते हैं बांग्लादेश के लोग पद्मा। पद्म मीन्स होता है सोना, पद्म एक संस्कृत का शब्द है और बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। ये बातें यहां पे नदी का नाम आपको ये दिखा रहा है कि ये खंडहर कभी भारत का था, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये बात ध्यान में रखना है। ये पद्म, पद्म मीन्स होता है सोना, तो यहां पर ये हमारी नदी कैसी नदी है, सोने की नदी है, सोने की नदी है ये हमारी। तो बांग्लादेश के लोग इसे पद्मा के नाम से प्यार से सम्मान से बुलाते हैं क्योंकि बांग्लादेश को धन धान से संपन्न बनाने का काम कौन करता है, यही हमारी नदी करती है, यही हमारी पद्मा नदी बनाती है। इसके खंडहर हमें बता रहे हैं। और फिर यहां पर ये नदी जाकर के इसमें आकर के मणिपुर से निकलने वाली मेघना नदी आकर के जब मिल जाती है, तो इस नदी पर जब मेघना नदी आकर के मिल जाती है तो फिर यहां पर ये नदी मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और मेघना नदी ही अंतिम रूप से सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से मैग्रोव वनस्पति यहां पर पाए जाते हैं, जो समुद्र के रक्षा कवच कहे जाते हैं, स्थल के लिए रक्षा कवच की भांति काम करते हैं। ये समुद्र से आने वाली लहरों को रोकते हैं, उनकी तीव्रता को, ये यहां पर कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। तो हम सुंदरबन के डेल्टा का विश्लेषण नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।